हे गाइस, वेलकम बैक। तो मार्केट का हम क्विक अपडेट देखेंगे जहां पर बिटकॉइन की प्राइस के अंदर फिर से हमको थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला है। करंटली बिटकॉइन की प्राइस $66,000 के पास में ट्रेड करी है। एंड स्पेशली अगर आप देखेंगे बिटकॉइन हाविंग अब सिर्फ 17 दिन दूर यहाँ पर है। तो वील लुक एट द चार्ट। साथ में हम बात करेंगे इथीरियम की, जिनका इथीरियम ईटीएफ की डेडलाइन कुछ फर्म्स के लिए आने वाली है मई मंथ के अंदर, मतलब अप्रैल के बाद ऑलमोस्ट एक महीने में। एंड वहां पर ये पॉसिबिलिटी है, काफ़ी एनालिस्ट ये बोल रहे हैं कि पॉसिबली हो सकता है इथेरियम का स्पॉट ईटीएफ, अनलाइक बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ, अभी के लिए एसईसी शायद यहाँ पर डिक्लाइन कर लें। कुछ फर्म्स जो हैं शायद अपनी एप्लीकेशंस को भी विड्रॉ कर लें, फॉर एग्जांपल ब्लैक रॉक। तो क्या है ये चीज़, उस सब के बारे में हम बात करेंगे आज के वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं करेंटली बिटकॉइन $66,267 पे ट्रेड कर रहा है। एंड अभी रिसेंटली अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल हमको जो ये प्राइस करेक्शन है ऑलमोस्ट 8 to 10% का हमको देखने को मिला है। एंड प्रीवियसली जैसे हम काफ़ी टाइम से बात कर रहे थे कि हार्विंग से पहले बिटकॉइन जितना लंबा टाइम $60,000 to 70,000 के बीच में स्पेंड करता है वो अच्छा है। उसका रीज़न ये है कि अगर यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस टाइम स्पेंड करती है तो नेक्स्ट बुल मार्केट के बाद जब डंप होगा और बेयर मार्केट आएगा तो वहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट का एरिया बन जाएगा। जैसे प्रीवियसली अगर आप देखोगे, यहाँ पर हम देखते हैं 2017 का जो हाई था, ये हाई था, यही हाई अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट हमारा इस बेयर मार्केट का बॉटम जो था वो बन गया था। तो उसी अकॉर्डिंग नेक्स्ट अगर हम बुल मार्केट में जाते हैं वहाँ पर बेयर मार्केट आएगा तो अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनना अच्छा रहेगा ओवरऑल। बट मोर ओवर अगर हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि 60 to 70 एक ऐसा रेंज भी है जहाँ पर बिटकॉइन के लिए रहना ज़्यादा बेटर रहेगा। एज वी हैव बीन स्पीकिंग कि बिटकॉइन की जो एक्चुअल माइनिंग कॉस्ट है एफिशिएंट माइनर्स के लिए वो $40,000 to 60,000 होने वाली है अप्रैल की हार्विंग के बाद, विच इज़ इन 17 डेज। तो उस अकॉर्डिंग भी इस प्राइस लेवल के नीचे अगर प्राइस जाए भी तो ज़्यादा लंबे टाइम तक रहना वाइबल नहीं है, क्योंकि ये तो एफिशिएंट माइनस की कॉस्ट है। अगर हैश रेट बढ़ती रही तो ये और भी बढ़ सकती है, राइट। तो उस अकॉर्डिंग आई सी, मतलब यहाँ पर जो भी अपॉर्चुनिटी है अगर आप प्लान करना चाहते हो तो अभी भी आप प्लान कर सकते हो। ये करेक्शंस अपॉर्चुनिटी है, मतलब अपनी खुद की रिसर्च जरूर कर देना, ये बोलना मेरे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, इट्स अ डिस्क्लेमर। बट मैं पर्सनली ये फील करता हूँ कि अभी जो टाइम है यहाँ पर जो करेक्शंस है, it's not something to panic about, it's something to look forward to and plan accordingly। अभी यही एम रखो 2025, उससे पहले ये करेक्शन वगैरह जो आने, इट्स नॉट अ बिग डील। इतना ऊपर मूव कर गए 10 20 30 40 तो नॉर्मल होते हैं, तो 10% ही है। 20 30 आए तो मानिए कि हाँ भाई कुछ करेक्शन जो है यहाँ पर आया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर अभी जो है, मतलब देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। 60 70 के बीच में जब तक है इट्स ओके। 60 से थोड़ा नहीं, मतलब 59 तक भी आ जाता है, चलता है, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। मोर ओवर जब तक हम वीकली क्लोजिंग के अंदर इस लेवल के ऊपर है, थिंग्स आर स्टिल फाइन। अब दूसरा, अगर हम थोड़ा सा शॉर्ट टर्म एनालिसिस के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक बुलिश पेनेंट या फिर आप सिमेट्रिकल ट्राइंगल देख सकते हो। जैसे आप देखते हो बुलिश पेनेंट जो होता है बेसिकली थोड़ा सा शॉर्टर ड्यूरेशन पे होता है, और ये जो है अगर आप देखोगे एक कंटिन्यूशन होती है कि प्राइस ऊपर गई और फिर इस तरह से मूवमेंट हुआ अपर ट्रेंड लाइन लोअर ट्रेंड लाइन का, और फिर ब्रेकआउट। दूसरा एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोल सकते हैं जो थोड़ा लंबा ड्यूरेशन में होता है, एंड यहाँ पर भी अपर और बॉटम ट्रेंड लाइन होती है, लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी ऊपर या नीचे ब्रेकडाउन दोनों की रहती है। तो उस अकॉर्डिंग अगर हम डेली चार्ट में देखते हैं तो करंटली हमको यही ट्राइंगल देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। यहाँ पर देख सकते हो करंटली प्राइस का जो रिजेक्शन आ रहा है वो इस ट्रेंड लाइन पे आ रहा है, एंड जो सपोर्ट बन रहा है हमारे लिए वो ओवरऑल इस लेवल पे बन रहा है। तो यू कैन सी इन अ वे सिमेट्रिक ट्रायंगल यहाँ पर बन सकता है। वेरन अगर प्राइस यहाँ पर नीचे आती है तो अभी के लिए लेवल आई वांट टू सी कि अगर ये ट्रायंगल एक्चुअली में वैलिड है, इनवैलिडेट नहीं होता है, तो यहाँ पर हम 62,500 800 के ऊपर रहते हैं कि नहीं रहते हैं। एंड जब ऊपर आते हैं, जैसे अगर यहाँ पर हम आते भी हैं, अगर थोड़ा सा प्राइस मूव समथिंग लाइक दिस, थोड़ा सा ऐसे करके, थोड़ा ऐसे करके, यहाँ पर क्या हम फिर से रिजेक्ट होते हैं क्या, मतलब कब तक हम इस एरिया के बीच में रहते हैं, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड इन एनी वे अगर हम ऊपर की तरफ गए, मतलब अभी तो आई डोंट थिंक कि हार्विंग से पहले कोई इतना बड़ा अपवर्ड मूवमेंट आना चाहिए। मतलब मोर ओवर हम 60 70 के बीच में रहने चाहिए, 1 2 हज़ार ऊपर नीचे मान लो आप। एक्चुअल जो मूवमेंट है वो हार्विंग के बाद फिर हमको देखने को मिल सकता है, वेरन जैसा हम पहले भी बात कर चुके हैं। मोर ओवर 2025 के अंदर इफ फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग हमारा कैलकुलेशन है 130 150 के बीच में प्राइस जा सकती है, जिसको लेके वीडियो बना रखा है वो आप देख लेना, 5 रीजंस वी हैव मेंशन। टीए के अकॉर्डिंग हो सकती है पॉसिबिलिटी 180 टू 190, अगर हम इसी तरह से ट्रेंड वाइज यहाँ पर मूव करते रहें, राइट। तो 2025 के लिए अब जो नेक्स्ट बिग इवेंट है बिटकॉइन का, 4 साल में जो एक बार आता है, वो है हार्विंग इवेंट, जो 17 डेज के अंदर यहाँ पर ड्यू है। इट्स गोना बी वेरी बिग। एंड उससे पहले मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ 60 70, थोड़ा पैनिक वैनिक भी क्रिएट हो सकता है। मतलब
20 30 40 इज नॉर्मल, आ जाए तो बढ़िया बात है, अच्छा है। अगर वो आ गया तो इट्स लाइक कि चलो खत्म हो गया, अब नेक्स्ट मूव के लिए हम तैयार यहाँ पर हो गए। एंड यहाँ पर इसी चीज़ को समझने के लिए कि हाविंग इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके लिए हमने वीडियोस बना रखे हैं एक्सप्लेनिंग बिटकॉइन। बिटकॉइन हाविंग क्रिप्टो इंडिया सर्च कर लो, आपको सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस देख लेंगे। उसको देख लिया तो बिटकॉइन हाविंग भी समझ में आ जाएगा, सब कुछ समझ जाओगे, माइनिंग कॉस्ट भी समझ जाओगे, कैसे निकालते हैं सब कुछ, तो पूरा आइडिया मिल जाएगा। तो उसको आप देख लेना, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट ऑल, राइट। अब रिसेंट जो ये मूवमेंट है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अभी बुलिश मोमेंटम रहा है तो लॉन्ग्स काफ़ी ज़्यादा ओपन हो रहे थे, और अभी थोड़ा सा जब करेक्शन आया तो अगर आप देखोगे फंडिंग रेट जो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चल रही थी वो भी थोड़ी सी यहाँ पर कूल डाउन होने लगी। अगर नेगेटिव हो जाए तो बहुत ही अच्छा इंडिकेशन वैसे वो होगा, लेकिन स्टिल रिक्वायर्ड कूल डाउन यहाँ पर जो थोड़ा सा वो आ रहा है, विच इज़ इन अ वे बेटर है, राइट। तो ओवरऑल बाकी अगर हम देखते हैं तो ETF वाइज अगर हम देखेंगे तो ETF में भी थोड़ा सा बाइंग के अंदर स्लो डाउन आया है, एंड प्रॉब्ली वो ये है क्योंकि अभी कोई इतना बड़ा मूवमेंट नहीं है, हाविंग का इवेंट भी आने वाला है। तो अगर आप देख सकते हो प्रीवियसली बस बाइंग ज़्यादा हो रही थी बिकॉज एसेट भी नया था, कोई एक नया एसेट आता है, उसका किसको उसको किसी ने पहले परचेज नहीं किया, मतलब ETF को, बिटकॉइन की बात नहीं कर रहा हूँ, तो बहुत सारे बायर्स होते हैं जैसे स्टॉक मार्केट के बायर्स जिनके लिए ये पूरा मार्केट ओपन हो गया तो उन्होंने बाइंग करनी यहाँ पर स्टार्ट करी। लेकिन कभी एक टाइम भी आता है जब धीरे धीरे फिर कूल ऑफ करते हैं कि बायर थोड़े कम होते हैं कम होते हैं कम होते हैं, और अगर प्राइस थोड़ा सा वहाँ पर इतना कोई बुलिश मूव नहीं करे तो थोड़ा सा स्लो डाउन होता है। तो वही अभी हमको देखने को मिल रहा है, विच इवेंचुअली आई थिंक हाविंग के बाद यहाँ पर पिकअप कर जाना चाहिए। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बात करते हैं बिटकॉइन ETF, सॉरी बिटकॉइन ETF नहीं, इथीरियम ETF के बारे में, क्योंकि वो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर बन जाती है स्पेशली इथीरियम के लिए। जैसे आप जानते हो कि यहाँ पर बिटकॉइन स्पॉट ETF काफ़ी सारी फर्म्स ने अप्लाई किया एंड फाइनली वो यहाँ पर पास भी हो गया। ऑल्दो SEC चाहती नहीं थी उसको पास करना, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि पहले जब उन्होंने ग्रे स्केल का ETF डिक्लाइन किया था, उन्होंने कोर्ट के अंदर केस लड़ा और केस को विन कर गए, तो ऑप्शन नहीं था तो उनको ज़बरदस्ती करना पड़ा। तो यहाँ पर अब वो कोशिश कर रहे हैं थोड़ी सी कि किसी तरह से पॉसिबली बिटकॉइन सॉरी इथीरियम का स्पॉट ETF जो है वो अप्रूव नहीं करे। जहाँ पर आप देख सकते हो अभी ऑलमोस्ट सारी जो बड़ी फर्म जिन्होंने बिटकॉइन स्पॉट ETF को अप्लाई किया उन्होंने यहाँ पर फाइलिंग कर रखी है, ग्रे स्केल का भी है, ब्लैक रॉक का भी है, और आप देख सकते हो फाइनल जो डेडलाइन है वो मई एंड से स्टार्ट यहाँ पर हुई है एंड इट गोज ऑल द वे अप टू नवंबर। वैसे मई से लेके अगस्त के बीच में है, ब्लैक रॉक का वैसे डेडलाइन यहाँ पर अगस्त के अंदर है। अब यहीं पर अगर आप देखोगे यहाँ पर जो एनालिस्ट हैं, जो ब्लूमबर्ग के एनालिस्ट हैं जिन्होंने पहले 4 बिटकॉइन के ETF, तीन चार प्रिडिक्शंस करे हैं, 3 करें सॉरी, जिसके अंदर इन्होंने बिटकॉइन फ्यूचर ETF का बोला था जब होने वाला था, इन्होंने बोला देवर श्योर 75 80 90 तक इन्होंने बोला था, अप्रूव हो गया था। फिर इथीरियम फ्यूचर का बोला था वो भी अप्रूव हो गया था। बिटकॉइन स्पॉट ETF का भी इन्होंने प्रिडिक्शन किया था कि 90% चांसेस है, वो भी अप्रूव हो गया। तो वही अब बिटकॉइन स्पॉट ETF के बाद इथीरियम स्पॉट ETF को लेके उनका यहाँ पर ये बोलना है कि बेस्ड ऑन थिंग्स दैट दे सी, क्योंकि इनका काम पूरे टाइम यही है कि ETF को फॉलो करते हैं, देखते हैं SEC क्या कर रही है, इंटरनल चीज़ों को देखते हैं और ये एनालाइज करते हैं। अभी करंटली ये सोचते हैं कि 25% यहाँ पर चांस है कि बिटकॉइन सॉरी इथीरियम का स्पॉट ETF अप्रूव हो सकता है मई के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि इनका ज़्यादा बोलना ये है कि 75% चांसेस ये हैं कि मई के अंदर इथेरियम का ETF जो है वो अप्रूव नहीं होगा, और अगर वैसा नहीं होता है तो प्रॉब्ली मीन्स यहाँ पर आप देख सकते हो वैनेक का हो गया, आर्क का हो गया, एंड यहाँ पर साथ में ग्रे स्केल का फ्यूचर ETF की तो ऑलरेडी एक बार डिले यहाँ पर हो चुका है, फ्यूचर ETF भी हो गया, फ्यूचर तो अलग हो गया, लेकिन ये स्पॉट ग्रे स्केल का स्पॉट ETF यहाँ पर हो गया जो जून के अंदर। तो हो सकता है पॉसिबली ये वाले यहाँ पर रिजेक्ट हो जाए। अगर रिजेक्ट हो जाए तो उसके बाद फिर ये कि फिर से उनको वेट करके फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, फिर वही 1 साल का टाइम पीरियड होगा जहाँ तक वो वेट करेंगे, तो वो डिले हो जाएगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि यहाँ पर ये होता है कि नहीं होता, और जब होता है तो मोर इम्पॉर्टेंटली यहाँ पर ग्रे स्केल सेम चीज़ कर सकती है जो उन्होंने लास्ट टाइम करी थी। जब ग्रे स्केल ने अपने ग्रे स्केल शेयर्स को कन्वर्ट करने के लिए रिक्वेस्ट डाली थी कि उसको बिटकॉइन स्पॉट ETF बना दो, SEC ने रिजेक्ट कर दिया। वो चले गए कोर्ट के अंदर, बोल दिया कि भाई 2 प्रोडक्ट्स हैं, एक है बिटकॉइन फ्यूचर ETF उसको तो आपने अप्रूव कर दिया, और दूसरा है बिटकॉइन स्पॉट ETF उसको आपने डिक्लाइन कर दिया। लेकिन SEC की रूल बुक के अकॉर्डिंग 2 प्रोडक्ट्स अगर एक तरह के होते हैं, एक ही तरफ से एक ही जगह से प्राइस को डेराइव करते हैं, तो एक को अप्रूव करना एक को डिक्लाइन करना आप ये कर नहीं सकते। उसी बेसिस पे केस फाइल किया इन्होंने और ये केस जीत भी गए। तो इसी कारण से अब SEC के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने एंड में अप्रूव कर दिया। अब यहाँ पर वो नए तरीके ढूंढ रहे हैं कि कैसे वो इथेरियम के स्पॉट ETF जो है उसको रोके तक, क्योंकि अगर उसको नहीं रोका तो और चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी, एंड पॉसिबली अगर अप्रूव भी हो गए तो वो सिक्योरिटी वाली एक सिचुएशन भी है जिसको लेके देयर विल बी लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। तो उसमें अगर आप देखोगे देयर हैव बीन न्यूज़ कि यहाँ पर SEC जो है दे आर आस्किंग फॉर मोर इंफॉर्मेशन एंड दे आर गोइंग आफ्टर इथेरियम फाउंडेशन, कि किस तरह से वो वर्क करते हैं, किस तरह से फर्म्स ने इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कराया है। उसको लेके बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप देखो इथेरियम फाउंडेशन बेसिकली इथेरियम को मैनेज करती है, सारी चीज़ें एक तरह से देखती है, तो मतलब इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। तो इथेरियम फाउंडेशन को अगर आप देखोगे
उनके वेबसाइट के ऊपर उन्होंने डिस्क्लोजर डाला हुआ था अपने इथेरियम को लेके यानी इथेरियम फाउंडेशन को लेके। तो उन्होंने बोला कि अभी तक उनको कभी किसी एजेंसी ने कांटेक्ट नहीं किया अराउंड द वर्ल्ड, जहां पर उनको बोला गया है कि आप भाई इंफॉर्मेशन, कांटेक्ट डिटेल्स या बाकी चीज़ें जो हैं उसको आप डिस्क्लोज यहाँ पर करो। ठीक है, तो इस चीज़ को इन्होंने ये बोला अभी तक कि अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं है। लेकिन यही जो डिस्क्लेमर इन्होंने पहले डाला हुआ था, ये आज से 1-2 महीने पहले इन्होंने रिमूव कर दिया। एंड रिमूव करने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अगर पहले ये डाला था कि आज तक कभी ने हमको किसी ने कांटेक्ट नहीं किया, तो इसका मतलब ये कि अब किसी ने कांटेक्ट कर दिया। तो बहुत सारे लोग, जैसे इसका फॉर्च्यून ने आर्टिकल लिखा था सबसे पहले, वो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर एसईसी इज गोइंग आफ्टर इथेरियम फाउंडेशन, कि वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से कुछ फॉल्ट्स या प्रॉब्लम ढूंढ पाएँ जहाँ पर वो उसको एज अ सिक्योरिटी हाउ टेस्ट के अकॉर्डिंग बता पाए कि इथेरियम यहाँ पर सिक्योरिटी है। और अगर वो हो जाता है तो यहाँ पर उनके पास एक रीज़न हो जाएगा बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ को डिक्लाइन करने के लिए। तो वो एक एंगल है जो बेसिकली यहाँ पर हो रहा है। एंड बेस्ड ऑन दैट, जब यहाँ पर ब्लूमबर्ग ईटीएफ स्पेशलिस्ट जो इतने टाइम से सही प्रिडिक्शन करते हैं, अभी तक तो 100% इनका प्रिडिक्शन रेट रहा है जब क्रिप्टो ईटीएफ्स की बात आती है यहाँ पर, तो उनका जब 20% 25% यहाँ पर बोलना है कि अभी तो ये पॉसिबिलिटी यही है, तो 75% डिक्लाइन होने के चांसेस हैं, तो उससे प्रॉबिलिटी ये बन जाती है कि हो सकता है इथेरियम स्पॉट ईटीएफ जो है वो डिले यहाँ पर हो जाए। बेसिकली यहाँ पर बिटवाइस के आई थिंक सीआईओ भी बोल रहे थे कि इट्स बेटर कि इथेरियम का स्पॉट ईटीएफ जो है वो 1 साल बाद आए, क्योंकि अभी बिटकॉइन का ईटीएफ नया आया है, तो वो उसको भी लेके अभी मार्केट्स एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। तो अगर उतना टाइम पीरियड रहता है तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा इथेरियम स्पॉट ईटीएफ के लिए कि अगर वो 1 साल बाद यहाँ पर है। बट ओवरऑल वील हैव टू वेट एंड सी कि किस तरह से चीज़ें जो हैं यहाँ पर अनफोल्ड होती हैं। आपको क्या लगता है यहाँ पर इथेरियम का स्पॉट ईटीएफ क्या यहाँ पर अप्रूव हो जाएगा या नहीं अप्रूव हो जाएगा? क्योंकि आई थिंक अगर ग्रे स्केल का ईटीएफ, इथेरियम स्पॉट ईटीएफ डिक्लाइन हुआ तो फिर से वही चीज़ करेंगे जो इन्होंने बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ के साथ करी थी, कि उनको कोर्ट में लेके जाएंगे और वही सेम आर्ग्यूमेंट्स होंगे। तो वहाँ पर एसईसी को पता है कि ये चीज़ होने वाली, ये ग्रे स्केल ने तो ओपनली बोला है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि एसईसी आप कोशिश कर रही है कि किसी तरह से यहाँ पर फ्लॉज जो है, फॉल्ट जो है वो ढूंढे, ताकि वो रीज़न दे पाए कि भाई इस कारण से हम अलाउ नहीं कर सकते। वो वाली बात अलग है कि जो दूसरी तुम्हारी चीज़ों के ऊपर तुम बोल रहे हो वो बिटकॉइन के साथ नहीं था। तो यहाँ पर अब वो कोशिश करें, अगर वो होता है इथेरियम के साथ कि ऐसी कोई चीज़ निकल के आ जाती तो बाकी क्रिप्टो के ऊपर भी हो सकता है। यहाँ पर एसईसी की तो बहुत ज़्यादा नज़र है, जहाँ पर वो बार बार गैरी गेंसलर आके बोलते रहते हैं कि ज़्यादातर जो क्रिप्टो हैं वो यहाँ पर सिक्योरिटीज़ हैं, सिर्फ बिटकॉइन है जिसको वो कम्युनिटी मान सकते हैं, यहाँ पर बाकी सब सिक्योरिटीज़ हैं। तो वो एक तलवार है जो लटक रही है, उसके ऊपर एसईसी मूव करने की कोशिश कर रही है। साथ में अभी यूएस के अंदर इलेक्शंस भी आने वाले हैं। अब देखते हैं इलेक्शन में अगर नई गवर्नमेंट आती है तो चीज़ें चेंज भी हो सकती है, जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के विन होने के चांसेस होते हैं कि नहीं होते हैं। वील हैव टू सी व्हाट डू यू थिंक, डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे, बाइडेन, कौन जीत सकता है, यू लेट अस नो। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप आए तो उनका जो स्टांस रहा है बेसिकली, उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव अभी तक तो क्रिप्टो को लेके बोला है। तो हो सकता है पॉसिबिलिटी कि अगर वो इलेक्शन आ जाए तो उसका चीज़ें जो हैं एकदम से जो अभी बहुत ही नेगेटिव है एसईसी की तरफ से वो चेंज है। बट वील हैव टू वेट एंड सी। तो गाइज आज की वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट थे मार्केट को लेके। बिटकॉइन को लेके तो लाइक ये छोटे मोटे डम्स जो है मैं तो इतना टेंशन भी नहीं पे कर रहा अभी, बिकॉज आई नो द मेन टारगेट इज 2025 एंड इससे पहले 60-70 के बीच में बिटकॉइन प्राइस ट्रेड करती है। इट्स गुड टाइम अभी है प्लान करने का, ठीक है। ये मत देखो, जैसे मैं बोलता रहता हूँ कि अगले 1-2 महीने में बिटकॉइन कहाँ जाएगा, आप ये देखो 2025 में बिटकॉइन की प्राइस कहाँ तक जाएगी, एंड उसी तरह से चीज़ें प्लान करो, क्योंकि ये टाइम बहुत ही मतलब 2 साल के वेट के बाद आया और 2 साल का टाइम रहेगा, उसके बाद फिर से 2 साल के लिए वेट करना पड़ेगा। तो अभी टाइम है, यहाँ पर बेयर मार्केट वाली स्ट्रैटेजी जो है उससे निकलो, क्योंकि अभी बुल मार्केट वाली स्ट्रैटेजी आ गई है, यहाँ पर करेक्शंस डेफिनेटली आएंगे, लेकिन अपसाइड जो है उसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। वैसी बुल मार्केट काम करता है यहाँ पर, राइट। तो गाइज ये हो गया आज का अपडेट। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे भी सब्सक्राइब कर देना। व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स अबाउट बिटकॉइन, क्या लगता है कहाँ तक जाएगा, और इथेरियम स्पॉट ईटीएफ को लेके भी आपको क्या लगता है, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।